लोग क्या क्या लिखते हैं, कोई इंदौरी लिखता है, कोई भोपाली लिखता है, कोई बनारसी लिखता है, कोई हाथरसी लिखता है। अपन तो पूरे हिंदुस्तान के हैं। तब मैंने सोचा कि हिंदुस्तानी लिखना शुरू करें। न जात पर न पात पर, न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आज भी यदि हम ये कह रहे हैं कि वो पिछड़ा है, वो अगड़ा है, वो अल्पसंख्यक है, वो बहुसंख्यक है, तो हम जो ये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, मेरा भारत महान, तो किस बात का महान? हम तो लड़ते ही रह जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति थे नारायणन, राष्ट्रपति बन गए, लेकिन उनके बच्चों को भी आरक्षण चाहिए। अरे भैया, आप राष्ट्रपति बन चुके हो, अब राष्ट्रपति से ऊंचे क्या बनोगे? अब राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई पद भारत में ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपको आरक्षण चाहिए। मीरा कुमार जी, उनके पिताजी उप प्रधानमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, देश के दूसरे नंबर के सबसे पावरफुल नेता थे, लेकिन उन्हें भी आरक्षण चाहिए। मीरा कुमार जी के बच्चों को भी आरक्षण चाहिए। कभी न कभी तो आपको सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कि मेरिट की कोई उपयोगिता है या नहीं। एक खबर मैंने देखी थी, गणित के शिक्षकों की नियुक्ति थी, और जिस व्यक्ति का चयन गणित पढ़ाने के लिए किया गया, उसको 100 में से -23 मार्क्स मिले। साथियों, जो दिखता है वो वैसा होता नहीं, और जो जैसा होता है वो कई बार दिखता नहीं। तो हमारी आपकी नज़रें मजबूत हो, सोच मजबूत हो, हम देख पाएँ कि जो दिखता है उसके अंदर क्या है, न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी। इसलिए बात करना ज़रूरी है, और बात करना स्क्रीन से नहीं, टीवी से नहीं, मोबाइल से नहीं, इंसानों से बात करना ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बातचीत बनाए रखिएगा, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक जाती है। और आज हम बातचीत करने वाले हैं जातिगत जनगणना के बारे में, और किससे करने वाले हैं जिनकी जाति उनके नाम से आपको पता ही नहीं चलेगी। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी से। अब इनके नाम से इनकी जाति आपको पता ही नहीं चलेगी, तो जातिगत जनगणना में इनका क्या होगा हमें नहीं पता। वो नाम आएगा, नहीं आएगा, आएगा तो क्या खास हो जाएगा, नहीं आएगा तो क्या खास हो जाएगा। तो जातिगत जनगणना भी हमारे लिए क्या खास है, नहीं है। क्या ये कायदे की बात है या ये राजनीति के फायदे की बात है? साथियों, एक ईमानदार चर्चा, क्या जातियां हमको जोड़ रही हैं या तोड़ रही हैं? हमारा देश आज उस मुहिम पर है जहां हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, और मेक इन इंडिया में अगर हम ये कहें कि मेरे फैक्ट्री में इस जाति का व्यक्ति काम करेगा, उस जाति का काम नहीं करेगा, तो क्या ये मेक इन इंडिया दुनिया में नाम कमाएगा? नहीं कमाएगा। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम आज बात करेंगे, और बातचीत की शुरुआत में करूं इससे पहले आपसे निवेदन है कि ऐसी बहुत सारी बातचीत का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हमारे साथ बने रहिए आखिर तक। यदि कोई सवाल है तो लिखिएगा ज़रूर। हमारी बात अच्छी लगे तो भी लिखिए, अच्छी नहीं लगे तो भी लिखिए, क्योंकि आपको अधिकार है अपनी बात रखने का। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, ये देश हम सबका है। कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो सही नहीं है, बोलिए ज़रूर। प्रकाश भाई साहब, मैं आपका इस टॉक्स विद मनीषा शो में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, और सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि हमारे देश में जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले नाम पूछते हैं। नाम पूछने के बाद सरनेम पूछते हैं, और आज माहौल ये हो गया है फिर से कई सालों बाद। एक दौर ऐसा था जब हम ये जानते भी नहीं थे, जानना चाहते भी नहीं थे कि कौन किस जाति का है, और आज की युवा पीढ़ी इसमें विश्वास भी नहीं करती। लेकिन एक ऐसा दौर फिर से आने को है जब हम पूछेंगे कौन जात हो भाई, क्योंकि देश का विपक्ष कह रहा है जातिगत जनगणना करना, और देश की सरकार कह रही है जातिगत जनगणना करना। तो आप इससे बाहर कैसे रह गए? आपने ये हिंदुस्तानी शब्द क्यों लगाया, कब से लगाया, और इसके पीछे की कहानी क्या है? वहीं से शुरू करते हैं। धन्यवाद मनीषा जी। हिंदुस्तानी लिखना शुरू किया था विद्यार्थी जीवन में ही, जब मैं 8वीं में पढ़ता था तब से। और मुझे लगा कि जाति का संबोधन ठीक नहीं है, सरनेम लिखना ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि लोग क्या क्या लिखते हैं, कोई इंदौरी लिखता है, कोई भोपाली लिखता है, कोई बनारसी लिखता है, कोई हाथरसी लिखता है। अपन तो पूरे हिंदुस्तान के हैं। तब मैंने सोचा कि हिंदुस्तानी लिखना शुरू करें। फिर बाद में मैंने उसे अपनी
मार्कशीट में भी यही नाम करवाया और आधार कार्ड में मेरा यही नाम। तो कई बार लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि भाई क्या नाम है, आपने इस तरह नाम बदल दिया। कई कानूनी प्रक्रियाएं होती है, आपको नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन जारी करना होता है। पासपोर्ट बनवाना हो तो बताना पड़ता है कि आपका सरनेम क्या है। तो ये सब चीज़ें हुई है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने ठीक चुना और मैं आशान्वित हूँ। देश से जातियां जा रही है, आम आदमी जाति को भूल रहा है, लेकिन राजनीतिक दल और सरकार जाति को जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि जाति का रहना उन लोगों की सेहत के लिए फायदेमंद है। पार्टियों को लगता है कि जाति रहेगी तो हमारा धंधा अच्छा चलेगा। तो एक दुराभिसंधि का मोड़ है और ये बड़ी चिंता की बात है और बड़ा गंभीर मुद्दा आपने उठाया है। और मैं मुझे खुशी है कि आपने इस पर चर्चा के लिए मुझे बुलाया, मनीषा। इससे पहले कि हम एक विश्लेषण करें कि ये जातियां कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कितनी जातियां हैं, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि दुनिया आपको जानती है कि आप जर्नलिस्ट हैं, आपने प्रिंट मीडिया में भी काम किया है, आपने दूसरे मीडिया में भी काम किया है, करीब मीडिया के मुझे लगता है कि सभी विधाओं में आपने काम किया है। आप अपने आप को क्या जर्नलिस्ट मानते हैं या आप एक्टिविस्ट मानते हैं? मैं अपने आप को एक जर्नलिस्ट मानता हूं, जो मीडिया के क्षेत्र में एक्टिविस्ट। मैंने हर फील्ड में काम किया है, प्रिंट में किया है, टेलीविज़न में किया है, इंटरनेट की दुनिया में किया है, सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रहा हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा मैंने की है। और पत्रकारिता की ये खास बात यह है, बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब 2014 में चुनाव हुए थे, आम चुनाव हुए थे, तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की चुनावी रणनीति पर मैंने किताब लिखी थी, जिसका नाम था चाय वाले से प्रधानमंत्री। और वो किताब केवल 4 दिन में लिखी गई थी और 2 दिन में छपी थी। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का चयन 16 मई 2014 को हुआ था और 25 मई को मेरी किताब का विमोचन इंदौर प्रेस क्लब में हुआ। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। वो पहली किताब थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने किताब लिखना था, मेरा काम था किताब लिखना था, किताब लिख दी। मैंने पत्रकार के रूप में अपना काम पूरा किया और ये किताब लिखी। तो ये भी मेरा एक्टिविज्म था कि मैंने इस विषय पे किताब लिखी जो कोई लिखना नहीं चाहता। तो लोग समझते थे कि मैं नरेंद्र मोदी की जीवनी लिख रहा हूं, तो मैंने कहा जीवनी नहीं है भाई। किस तरह एक आदमी 2012 में सामने आया, धीरे धीरे एकदम उभरा, 2013 में उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की बात हुई और क्या रणनीतियां उन्होंने अपनाई, पार्टी ने क्या रणनीति अपनाई कि गुजरात के एक गांव से निकला हुआ आदमी देश का प्रधानमंत्री बना, जिसका पिता एक साधारण आदमी था, कोई राजे रजवाड़े का परिवार नहीं था, कोई राजशाही से नहीं था, तो वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, तो कोई बड़ी बात थी। और वो किताब बहुत पसंद की गई। एक बार मैं दिल्ली गया तो सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, मैंने उनको अपनी किताब भेंट की तो उन्होंने किताब वापस लौटा दी। बोले भैया मैंने पढ़ ली, किताब मेरे पास आ गई थी। तो बहुत खुशी हुई कि हमारी किताब उन लोगों तक पहुंची। लेकिन एक्टिविस्ट कहूँगा कि मैंने उसका कमर्शियल यूज़ में नहीं कर पाया। अब तो 1000 से ज़्यादा किताबें नरेंद्र मोदी के ऊपर आ चुकी हैं सभी भाषाओं में। पहली किताब होने के बावजूद मैं उसका लाभ मैंने नहीं उठाया। तो मुझे लगता है कि हम जिस क्षेत्र में हैं, जो जहाँ पे है, लाम पे है, वतन के काम पे है। अगर आप पत्रकार हैं, अपना काम ठीक से कर रहे हैं तो देश का काम कर रहे हैं। आप सफाई कर्मी अपनी सफाई कर रहे हैं, अच्छी सफाई कर रहे हैं, देश का काम है। आप सेना में हैं तो देश में हैं, पुलिस में हैं तो देश में हैं, डॉक्टर हैं तो देश में। और सब काम हम जो कर रहे हैं वो देश के लिए है, मुझे ये लगता है। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि आपने एक ऐसे व्यक्ति की जीवनी लिखी जिसने अपने संघर्ष से एक बहुत सामान्य जगह से उठ के एक बड़े पद तक वो गए और आपने उन पे किताब लिखी, तो जिन पे आपने किताब लिखी वो आज जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। क्या ऐसी मजबूरी है कि हम इस देश को एक भारत एक भारतीय बना ही नहीं पा रहे हैं? हम फिर कभी धर्म के नाम पे बात करते हैं, हम कभी जाति के नाम पे बात करते हैं और अब तो सब लोग तैयार हैं जातिगत जनगणना के लिए। तो कैसे देखते हैं आप इसको? क्या मजबूरी है जातिगत जनगणना एक सुधार, सब लोग राजी नहीं, केवल राजनीतिक पार्टियां राजी हैं। आम आदमी राजी नहीं कि जातिगत जनगणना हो।
आप लोगों से बात कीजिए, आप कितने लोगों से जाति पूछते हैं रोज? आपने पिछले 5 साल में किसी व्यक्ति से जाति पूछी है क्या? नहीं। अपने निजी काम से, अपने दूध वाले से, अपने ड्राइवर से, अपने वर्कमैन से, अपने टैक्सी वाले, किससे आपने जाति पूछी? नहीं। रेस्टोरेंट में खाना गया, आपने जाति पूछी? रेस्टोरेंट के चौकीदार से जाति पूछी? यानी हम सब लोग जाति को भूल रहे हैं, लेकिन सरकार हमें जाति की याद दिलाना चाहती है। और एक आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही, जो कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी, और कांग्रेस वो पार्टी है जिसे देश में दूसरी सबसे ज्यादा संख्या में वोट मिले। 12 करोड़ से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। और 12 करोड़ कितना है मनीषा जी, मैं आपको बताऊं। जिस पार्टी को देश में तीसरे नंबर पर वोट मिले, जिस पार्टी को चौथे नंबर पर मिले, 5वें नंबर पर मिले, 7वें नंबर, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें नंबर पर, अगर 3 नंबर से लेकर 9वें नंबर तक जितने वोट मिले विपक्षी दलों को, उन सबके वोटों को गिन लो तो कांग्रेस के वोट ज्यादा है। लेकिन ये राजनीति है कि सत्ता के करीब जाना, सत्ता के या इंडिया गठबंधन की मजबूरी है कि हमें जातिगत जनगणना कराना, क्योंकि जाति को लोग भूल चुके हैं। एक जमाना था जब रेल में जाते थे लोग तो अपने घर से पानी की छागल या सुराही लेके जाते थे। अब कोई सुराही लेके नहीं जाता घर से, कोई जाति नहीं पूछता किससे क्या जाति, धर्म भी नहीं पूछता। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों को, कुछ राजनीतिक दलों में भी कहूंगा, कुछ प्रदेश के राजनीतिक दलों को लगता है कि जातिगत जनगणना होगी तो जाति के नाम पे ही वे राज कर सकते, और वोट की मजबूरी उस पार्टी को इस मोड़ पर ले आई कि जातिगत जनगणना की मांग करी। वो पार्टी कांग्रेस जो कहती थी इंदिरा गांधी के जमाने में, न जात पर न पात पर, न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। हाथ कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था। जो पार्टी कहती थी कि जात के नाम पर वोट नहीं, पात के नाम पर वोट नहीं, इंदिरा जी की बात पर वोट, वो पार्टी कह रही कि भाई जातिगत जनगणना होने दीजिए। तो ये बहुत अफसोस की बात है, और मुझे लगता है कि हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। हमारी गंगा नदी जो है वो वापस हिमालय की ओर जा रही, उल्टी बह रही, और ये प्रगति की निशानी तो नहीं है। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि जातिगत जनगणना हो, हम में से कोई नहीं चाहता, आम इंसान बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन वो लोग जो वहां बैठ के नियम कानून बनाते हैं वो चाहेंगे तो जातिगत जनगणना होगी और फिर हमें तोड़ा मरोड़ा जाएगा जातियों के नाम पे। तो इससे तो समाज में एक तरह से फिर विघटन होगा। तो इसका क्या उपाय किया जाए, इससे कैसे बचा जाए? इसका विघटन को तोड़ने का तरीका ये कि साक्षरता, शिक्षा सभी में हो, पूरे देश में शिक्षा का प्रसार और गति। शिक्षा मतलब ये नहीं कि अक्षर ज्ञान शिक्षा नहीं, व्यक्ति को समाज का बोध हो, राजनीति का बोध हो, वो शिक्षा, वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि कुछ लोगों को लगता है कि जातिगत जनगणना क्यों चाहते हैं? आरक्षण के लिए। आरक्षण क्यों चाहते हैं? चुनाव में वोट पाने के लिए। तो कुल मिलाकर पूरा गणित ये है कि जातिगत जनगणना होगी, हम कहेंगे कि इस जाति के इतने लोग हैं, इन लोगों को इतनी सीटें दी जाए, और ये अंत कभी खत्म होने वाला नहीं। आखिरी जनगणना भारत में 2011 में हुई थी, उसके 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हुई। उसके बाद फिर 4-5 साल हो गए, अभी तक जनगणना हुई नहीं। उस जनगणना में 14.6% आबादी एसटी की थी, 9.6% आबादी एससी की थी, और 40 से 50%, 40 से 50, क्योंकि आंकड़ा हमने अलग से ओबीसी के लिए नहीं रखा था। और ओबीसी भी क्या है? अदर बैकवर्ड क्लास। तो कुल मिला के ये राजनीति का एक घिनौना रूप, मैं इसे घिनौना रूप कहूंगा कि है कि आप वोट के नाम पर, वोट के लिए देश को जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक पार्टी धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहती है, एक पार्टी जाति के नाम पर वोट। तो अगर धर्म के नाम पर देश को बांटना गलत है तो जाति के नाम पर बांटना भी गलत है। इस बात को हमें समझना चाहिए। आजादी के इतने साल बाद भी पिछड़े वर्गों का जो विकास होना था नहीं हो पाया। सोचिए क्यों नहीं हो पाया? कुछ ही लोग मलाईदार पदों पर क्यों बैठे, इस पर सोचने की जरूरत है। क्या ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है कि जितने लोगों को आरक्षण का फायदा मिल गया उनको बाहर किया आरक्षण से, और उसी परसेंटेज में धीरे धीरे आरक्षण को कम किया, और एक समय आ जाए जब आरक्षण खत्म हो जाए, सारे लोगों को हम अपलिफ्ट करके बराबर कर लें?
क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं हो सकता है? मेरा जो छोटी सी मेरी बुद्धि कहती है कि जब स्वतंत्रता के बाद हमने ये रिजर्वेशन शुरू किया था तो उसका मकसद ही ये था कि हम सब बराबरी पे आ जाएं। लेकिन आज भी यदि हम ये कह रहे हैं कि वो पिछड़ा है, वो अगड़ा है, वो अल्पसंख्यक है, वो बहुसंख्यक है, तो हम जो ये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, मेरा भारत महान, तो किस बात का महान? हम तो लड़ते ही रह जाएंगे। ये हम जो उल्टा काम कर रहे हैं, मैंने कहा ये नदी उल्टी बहाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जो समस्याएं होने वाली है, एक समस्या तो ये कि समाज में विघटन बढ़ जाएगा। और जब आरक्षण खत्म करने की बात करेंगे, कोई भी आदमी, कोई भी दल आज इसकी स्थिति में नहीं है, कोई बोल नहीं सकता कि आरक्षण को खत्म किया जाए या आरक्षण एक बार मिल गया तो दोबारा ना मिले। जो क्रीमी लेयर की बात आई थी, तो क्रीमी लेयर ऐसी, जो क्रीमी लेयर भी क्रीमी वो बहुत ऊंची है। ये मतलब क्रीमी लेयर भी जो लेयर है वो भी उचित नहीं। क्योंकि यदि अभी भी ऐसे लोग बचे हैं जिनको आरक्षण की जरूरत है, इसका मतलब जो आरक्षण की सुविधा है जो वाकई में जरूरतमंद है वहां तक नहीं पहुंची है। इसका क्या कारण है? आप रेलवे में कभी यात्रा की होगी आपने, स्लीपर क्लास में अगर कोई व्यक्ति यात्रा करे तो रेल के यात्री स्टेशन आने पे दरवाजा अंदर से बंद कर देते, और अगर कभी दरवाजा खुला और 8-10 लोग घुस गए, कुछ लोग अंदर घुस गए, तो घुसने के बाद वो दरवाजे पे खड़े हो जाती है, कोई दूसरा ना आ जाए। उन्हें लगता है कि हमें तो सुविधा मिल गई यात्रा की, कोई दूसरा व्यक्ति इसमें शामिल ना हो। दूसरी बात है कि 3-3 पीढ़ियां हो गई, 4-4 पीढ़ियां हो गई। भारत के राष्ट्रपति थे नारायणन, राष्ट्रपति बन गए, लेकिन उनके बच्चों को भी आरक्षण चाहिए। अरे भैया, आप राष्ट्रपति बन चुके हो, अब राष्ट्रपति से ऊंचे क्या बनोगे? कोई आप अब राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई पद भारत में ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपको आरक्षण चाहिए। मीरा कुमार जी, उनके पिताजी उप प्रधानमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, देश के दूसरे नंबर के सबसे पावरफुल नेता थे, लेकिन उन्हें भी आरक्षण चाहिए। मीरा कुमार जी के बच्चों को भी आरक्षण चाहिए। हो ये रहा है कि जो लोग शीर्ष पदों पे पहुंच गए हैं वो आरक्षण का फायदा उठा पा रहे हैं। जो आरक्षण में पिछड़ा है, पिछड़े लोग हैं वाकई, जैसे मान लीजिए, उसे ऐसे सरल शब्दों में बताएं कि मान लीजिए कि एससी वर्ग के लिए 10% सीटें आरक्षित है। मैं आंकड़ा केवल उदाहरण के लिए 10% सीटें आरक्षित है, तो 10% के 10% आरक्षण अधिकतर वो लोग ले जा रहे हैं जो एससी वर्ग में ऊंचे हैं। मान लीजिए एससी वर्ग में भी बहुत सारी जातियां हैं, करोड़ों लोग एससी वर्ग में हैं, लेकिन कुछ ही लोग उसका फायदा उठा रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी फायदा उठाते जा रहे हैं। और ये चिंता की बात है। और जब उससे हटाने की कोशिश की जाती है, क्रीमी लेयर की बात होती है, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। देखिए, मुख्यतः 4 तरह के वर्ण व्यवस्था हमारी सरकार ने पैदा की। एसटी, एससी और ओबीसी की गई है 1971 से, और जनरल कैटेगरी है शुरू से। अब यह है कि इसके अलावा जनरल में भी हमने अदर बैकवर्ड क्लास और ये अलग अलग निकाल, लेकिन मुख्य तौर पर ये 4 क्लासेस है। इसमें जो ओबीसी क्लास है, बड़ा संघर्ष है कि ओबीसी में इतने प्रतिभाशाली बच्चे, उनके लिए जो सीटें आरक्षित है, ओबीसी में मेरिट में आने वाले बच्चों का परसेंटेज देखिए और जनरल कैटेगरी के बच्चों का परसेंटेज देखिए, उनकी प्रतिभा का मतलब नेक टू नेक, लेकिन वो ओबीसी में है। और जो एसटी हैं, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो सबसे पिछड़े हैं क्योंकि उन्हें मौके नहीं मिले, तो उन्हें मौके नहीं मिले। अब एक बड़ा संघर्ष हो कि जो ओबीसी समुदाय है वो 40 से 50%, और हमारे बड़े बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, वहां इस वर्ग का प्रभाव, प्रभुत्व ज्यादा है, और वो चाहते हैं कि वो अपनी सत्ता न छोड़े। तो ये मांगे कि साहब ओबीसी के लिए अभी हमारे यहाँ चुनाव में तो कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन नौकरियों में आरक्षण है। अब सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने कहा कि साहब 50% से ज्यादा आरक्षण आप न दें। एक राज्य की सरकार गई कि हम तो उससे ज्यादा देंगे, 67% आरक्षण देंगे, फिर उसे सुप्रीम कोर्ट ने रोका। अब लड़ाई ये है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा हो या ना हो, तो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आरक्षण बढ़ाने 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 की बात है,
और ये कहना है कि हम जो चीज़ करना चाहते हैं, जिन्हें हम देना चाहते हैं आरक्षण, उन तक पहुँचे तो ये बड़ी बात होगी। तो अभी भी इतने साल आरक्षण रहने के बाद भी पात्र तक आरक्षण नहीं पहुंचा है, तो आगे भी पहुंच पाएगा या नहीं, इसकी क्या गारंटी है? हम इसको कितने सालों तक कंटिन्यू रखेंगे और क्यों रखेंगे? देखिए, ये एक ऐसा शेर है जिस पर बैठी है हमारी सरकार। जो पार्टी शेर की सवारी छोड़ेगी तो शेर उसे खा जाएगा। कोई भी पार्टी आरक्षण के खिलाफ बोलने के लिए, करना तो दूर, बोल भी नहीं सकती आज की तारीख, करना तो दूर की बात है। कोई पार्टी कह दे कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, किसकी हिम्मत? क्योंकि उसे पता है कि आरक्षण के सहारे ही उसकी राजनीति चल रही है। आरक्षण की नैया ही है जो उसकी खिवैया बनी हुई है। क्या कभी ऐसा कोई मौका आया कि आपको लगा कि आरक्षण से ये फायदा हुआ और आरक्षण से ये नुकसान हुआ, या जाति के कारण कहीं कोई ऐसी घटना आपके जीवन में कभी आपके सामने आई कि जाति को लेके, अगर हमारे देश में जातियां होती नहीं, सब बराबर होते तो अच्छा होता? ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, मैं खुश हूं। लेकिन मुझे लगता है आरक्षण का एक फायदा ये हुआ कि समाज का एक बड़ा वर्ग जो वंचित रह जाता, आरक्षण का लाभ उनको मिला है और उन लोगों को मौका मिला है कि वो आगे आए। अब उन लोगों का पहला कर्तव्य था कि वो अपने से पीछे वाले लोगों को, अपनी जाति के, अपने समुदाय के पीछे के लोगों को आगे लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह की बीमारी हमारे भारतीय समाज में है कि अगर मैं कहीं पहुंच गया तो मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे ही मेरी मेरी मेरे वो बने, उत्तराधिकारी बने। तो एक व्यक्ति जो किसी पद पर पहुंचा है, वो अपने समाज के दूसरे पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है कि मैं हूं, और जब हम ये इन पदों की पूर्ति कर, अब सरकारी नौकरियां बची कितनी? मान लीजिए कि इस देश में मान लो 20 करोड़ एसटी हैं, 30 करोड़ एससी हैं और 100 करोड़ या 90 करोड़ ओबीसी हैं। तो वो चाहेंगे कि, और नौकरियां हैं नहीं उनके लिए। अगर सब लोगों को पूरा आरक्षण दे दिया जाए तो भी नौकरियां नहीं, अगर सारी नौकरियां एससी को दे देंगे तो भी नौकरियां बहुत कम है। तो नौकरियां कम है, तो कुल मिला के संघर्ष ये कि कैसे भी करके हम सत्ता में आए, और उसके लिए पूरी मेहनत चल रही है कि हम कुछ भी करके सत्ता पर पाए। और दुर्भाग्य की बात है, जो मैंने कहा, कि जो कांग्रेस पार्टी ये कहती थी कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, वो पार्टी जातिगत जनगणना के लिए तैयार है। भाई, अगर जातिगत जनगणना बहुत अच्छी थी तो जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं शुरू कर दी? लाल बहादुर शास्त्री ने क्यों नहीं कर दी? इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं कर दी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए? और जातिगत जनगणना करके आप समाज में, अभी तक तो हमें पता नहीं कि ओबीसी में कितने लोग अलग अलग जातियों के, अब हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये ओबीसी है, अरे ये भी, और लोग ओबीसी में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मतलब दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कहता हम पिछड़े हैं, और उनकी मांग है कि हमें पिछड़ा घोषित करो। और पिछड़ा घोषित होने के लिए लड़ते हैं। हाँ, पिछड़ा घोषित होने के लिए लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, रेलें बंद करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि अगर हम ओबीसी में शामिल हो गए तो हमारा उद्धार हो जाएगा, जो नहीं होने वाला, क्योंकि उद्धार पूरे देश के उद्धार में ही सबका उद्धार। तो साथियों, सोचना आपको है कि क्या आपको जातियों में बंटना है? यदि हाँ, तो ठीक है, फिर जैसा है वैसा चलने दीजिए। यदि नहीं, तो आवाज उठाइए और ये साबित करिए कि आप एक भारत चाहते हैं और आप सच में मेक इन भारत, जो इस समय की जरूरत है, उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं। यदि हम ये विश्लेषण करें, या हम ये जानना चाहें, या हम हमारे साथियों को बताना चाहें कि ये जाति वाली बात जो हमारे समाज में इतनी गहरी पैठ है, और जैसा आपने कहा कि पिछले 5 सालों में मैंने तो कभी किसी से जाति पूछी नहीं, और मुझसे भी किसी ने कभी जाति पूछी नहीं। और ये बात मेरे भी अभी ध्यान में आती है कि जब हम कोई कैब बुक करते हैं, जब हम बस में जाते हैं, जब हम ट्रेन में जाते हैं, जब हम फ्लाइट में जाते हैं, तो हम कभी नहीं सोचते कि पायलट कौन सी जाति का होगा, या जो एयर होस्टेस हैं वो कौन सी जाति की हैं। अब जब फिर से जातिगत जनगणना की बात आ रही है, तो हमें अपनी अपनी जाति याद दिलाई जा रही है, और हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी भी जाति याद दिलाई जाएगी। तो इसको रोकने के लिए लोग क्या करें?
अ, एक आम व्यक्ति है जो अगर जातिगत जनगणना हो तो लोग बताएं कि हम कोई जाति नहीं बताना चाहते, जो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप देखिए दुनिया में असमानता हर देश में रही है, कहीं श्वेत अश्वेत रहे हैं, कहीं जैसे जापान में अलग अलग जातियां रही है। एक जाति थी जो बिल्कुल पिछड़ी जाति थी, वहां सरकार ने कानून बनाया और उन्हें अधिकार दिए। दक्षिण अफ्रीका जो आज़ाद हुआ है वहाँ वहाँ ऐसा नहीं कि गोरे लोगों का कि इनको बिल्कुल उन्होंने बहुत शोषण किया, इनको तो मार डालो, ऐसा नहीं। तो हमें ये सोचना होगा कि आखिर हम कहाँ जाना चाहते हैं, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पे कोई भी पार्टी ना तो बात करना चाहती। हर पार्टी कहती है कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जो कुछ है मनुवाद ने देश को बर्बाद कर दिया, ठाकुर राजपूतों ने बर्बाद कर दिया, ब्राह्मणों ने बर्बाद कर दिया। तो हम कब तक उस बात को लेके जीना चाहते हैं? हम ये जख्म अपने दिल में कितनी सदियों तक अ, बनाए रखना चाहते हैं? आप देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए में तो 100 साल पहले तक दास प्रथा थी। बहुत बुरा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी प्रथा, बहुत बुरा था। और जब दास प्रथा का विरोध हो रहा था तो लोगों ने कहा कि अरे हमारा कारोबार बैठ जाएगा, हमें वर्कर्स कहाँ से मिलेंगे। लेकिन जब दास प्रथा खत्म की गई तो सब लोग बराबर हैं, और वहां अश्वेतों को जो बाकायदा गुलाम थे उन्हें अधिकार बराबरी के मिले। उन्हें शिक्षा के स्तर पर आगे लाने की कोशिश की गई, उनके लिए विश्वविद्यालयों में सीटें आरक्षित की गई, स्कूलों में जगह आरक्षित की गई, लेकिन इस तरह नौकरियों में आरक्षण नहीं किया गया। एक और बुरी बात यह है कि आरक्षण की भूख कुछ नेताओं में और कुछ जातियों में इतनी ज्यादा है कि उन्हें वहीं आरक्षण से कि नौकरी मिल जाए। उन्हें लगता है हमें नौकरी तो मिले, प्रमोशन भी मिले। भाई आपको नौकरी मिल गई, 4 लोग मान लीजिए कि एक पद पर 4 लोग आईएएस बन गए या आईपीएस बन गए या आईआरएस बन गए और अलग अलग जाति के, तो वो चाहेंगे कि जो एक पिछड़ी जाति के नाम पर एक व्यक्ति उसमें से उसे जब पहले मौका मिले। मध्य प्रदेश का ही किस्सा है, पुलिस इंस्पेक्टर पदों के लिए भर्ती हुई थी कुछ साल पहले की बात। तो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में भर्ती हुई। तो जो कट ऑफ मार्क्स थे वो अलग अलग थे। जो सवर्ण विद्यार्थी थे, सवर्ण कैंडिडेट्स थे, उनके मार्क्स ज्यादा थे, वो भी सब इंस्पेक्टर बने। जो सवर्ण नहीं थे उनके भी बर्बाद बने। लेकिन जब प्रमोशन की बारी आई तो कुछ साल में ही उस व्यक्ति को प्रमोशन पहले मिल गया जो कम योग्य था। तो इस देश को ये सोचना तो पड़ेगा, कभी न कभी तो आपको सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कि मेरिट की कोई उपयोगिता है या नहीं। और आपकी जिम्मेदारी ये है कि वो लोग जो आपको लगता है कि जिनको कम सुविधा मिली है उन्हें सुविधाएं दें, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें स्कूल कॉलेज हायर एजुकेशन सब में उन्हें मौके दें, लेकिन क्वालिफाइड बनाएं, क्वालिटी के नाम पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, वरना तो हम सिस्टम ही खराब कर लेंगे। जो दिया जा रहा है मौका उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी उनके चयन में जो भेदभाव है वो इस कदर है कि कहा नहीं जा सकता। एक खबर मैंने देखी थी, गणित के शिक्षकों की नियुक्ति थी और जिस व्यक्ति का चयन गणित पढ़ाने के लिए किया गया उसको 100 में से -23 मार्क्स मिले। 100 में से -23 मार्क हाँ, मिले थे और वो गणित का टीचर बन गया, गणित का और जिनके 100 में से 80 मार्क्स मिले थे वो नहीं बने, क्योंकि ये आरक्षण के कारण। आरक्षण। तो कभी ना कभी तो आप आज नहीं सोचोगे कि आपका राजनीतिक हित है, तो आप आज नहीं सोचोगे। अच्छा, अगर आप ये बात कहेंगे तो कहा जाएगा ये तो मनुवादी सोच है, ये तो ब्राह्मणवादी सोच है, ये तो हमेशा सदियों से ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे खून के प्यासे हैं और हमारा शोषण, ये बात कहेंगे। तो कभी तो आपको सोचना होगा कि डॉक्टर आम्बेडकर को आम्बेडकर सरनेम किसने दिया, डॉक्टर आम्बेडकर को विदेश में पढ़ने जाने की सुविधा किसने दी, किसने वजीफा देके भेजा, डॉक्टर आम्बेडकर को किसने अपने यहाँ बढ़िया से बढ़िया जॉब ऑफर किया। क्या डॉक्टर आम्बेडकर ने बॉन्ड तोड़ के 3 साल का बॉन्ड किया था, उन्होंने 3 साल से पहले 1 साल के पहले नौकरी छोड़ दी तो कोई कोर्ट कचहरी की। तो आप पूरे समाज को कि ये ब्राह्मण है या ये मनुवादी है या ठाकुर है और ये दलित विरोधी है, ऐसा सोचना बंद करना पड़ेगा।
और डॉक्टर अंबेडकर भी अगर वहां पहुंचे थे तो वो विद्या के कारण ही पहुंचे थे, मेहनत के कारण ही पहुंचे थे। उस टाइम जीनियस तो थे, हाँ कोई ऐसा आरक्षण नहीं था, मेहनत की उन्होंने, खूब पढ़ाई की और पहुंचे। वो जीनियस थे। और अभी भी मुझे लगता है कि डॉक्टर आम्बेडकर का जो मूल्यांकन होना चाहिए देश में वो नहीं हुआ है। लोग उन्हें केवल संविधान निर्माता कहते हैं, जबकि उनका योगदान अ, शिक्षा के क्षेत्र में है, पत्रकारिता में है, संसदीय कार्यकाल उनका बहुत प्रभावशाली रहा। एक सांसद के रूप में उनका मूल्यांकन होना बाकी है। आरबीआई का गठन जब हुआ, आरबीआई बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा उस जमाने में, तो आरबीआई की स्थापना में डॉक्टर आम्बेडकर का योगदान था। और एक और बात है मनीषा जी, एक बार ये हुआ कि भारत आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत चौपट थी। तो वहाँ की हुकूमत ने डॉक्टर आम्बेडकर को एक कमेटी में लिया, उनकी सलाह ली कि बताइए हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारें। तो जीनियस लोग थे, लेकिन उन्हें एक जाति का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति पूरे देश का प्रतीक है, उसे आप एक जाति का प्रतीक बना दें, तो ये उस व्यक्ति के साथ भी नाइंसाफी है। अभी इस देश में जो चल रहा है, अब ये चुनावी राजनीति को भी देखिए, सीटें देखिए। जो व्यक्ति हमारी लोकसभा, विधानसभा, सब सीटों चुनाव में जातिगत आरक्षण भी है। तो ये भी आप कब तक जारी रखेंगे कि भाई यहाँ पे इस जाति के लोग अधिक हैं तो इस जाति के व्यक्ति को मिले? तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि कोई एसटी व्यक्ति को सामान्य सीट से क्यों नहीं लड़ना चाहिए। अब हुआ ये, उसका नुकसान ये हुआ राजनीति में कि सभी पार्टियों ने कहा कि ये एससी की इतनी सीटें हैं, एसटी की इतनी सीटें हैं, तो इतनी सीटों पर उन्होंने एससी एसटी को खड़ा करना शुरू किया। उन्हें जनरल की सीट पे क्यों नहीं खड़ा करते? डॉक्टर आम्बेडकर आ जाए मान लो, चुनाव लड़े, तो उन्हें आरक्षित सीट की क्या जरूरत? तो ऐसे हमारे जो बड़े दिग्गज नेता हैं, अभी सभी पार्टियों के बड़े दिग्गज, वो आरक्षित सीटें क्यों चाहिए आपको? आप तो देश के नेता हो। भाई चिराग पासवान, आप अपने आप को देश का नेता बोलते, तो आरक्षित सीटों की जरूरत क्या है? आके लड़ लो कहीं से भी और जीतोगे आप। मैं ये नहीं कहता कि आप हारोगे, क्योंकि आप में अगर प्रतिभा है तो लोग वोट देंगे, और आपके चाहने वाले सब तरफ के लोग हैं, सब हर तरह के लोग हैं। तो ये आरक्षण की व्यवस्था एक हिसाब से हमारे नेताओं को भी सीमित कर रही है। और इसके पीछे भी आप देखिए कि जो तंत्र है, वो तंत्र ये चाहता है कि वो नेता वहीं तक सीमित रहे। भाई नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, तो इतने ओबीसी हैं, तो इसके बाद भी अगर हमें आरक्षण की बात करनी पड़ रही है और हम आरक्षण का झंडा बुला, अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो हैं, ये कहने की क्या जरूरत है कि ओबीसी हैं, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मुख्यमंत्री हैं तो वो अपनी प्रतिभा के बूते पे हैं। अब ये कहने के लिए कि ओबीसी हैं, हम क्यों कहना चाहते? मतलब आप उस व्यक्ति की प्रतिभा को कमतर बता रहे हैं कि देखिए ये तो ओबीसी, वो कोई ओबीसी होने के कारण बने हैं ऐसा तो है ही नहीं। तो हमें इस सबसे ऊपर उठना होगा। जब तक हम इन छोटी बातों में उलझे रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। हम सामाजिक न्याय, अच्छा सामाजिक न्याय की बात भी है, तो हर व्यक्ति के साथ न्याय हो। हर मतलब ये नहीं कि केवल एससी के साथ न्याय हो, हर एक के साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन आप ये बात नहीं कह सकते आज की तारीख में। यदि ये आरक्षण को आर्थिक आधार पर शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या ये हम और बेहतर स्थिति में नहीं आएंगे कि वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो भारतीय है और आर्थिक रूप से यदि उतना सशक्त नहीं है तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन उसे लागू करना आसान बात नहीं होगी। पहली बात तो ये वर्तमान राजनीतिक दल उसे होने नहीं देंगे, वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह की चीजें हों। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा और पॉजिटिव होने की जरूरत है। हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, तो जनता का राज है। तो अगर जनता चाहेगी कि हमें जातिगत मुद्दों से ऊपर उठकर एक भारत बनना है और एक भारत बनाना है, श्रेष्ठ भारत बनाना है, तो क्यों नहीं होगा? इसमें एक गंभीर बात यह है कि हम एक विकासशील देश हैं, हम अभी पूर्ण विकसित नहीं हुए हैं। जब आपके पास संसाधन कम होते हैं और लोग ज्यादा होते हैं, उन संसाधनों के लिए ज्यादा लोग लालायित होते हैं, तो इस समाज में इस तरह की बातें होती है। एक मत बनाना मुश्किल होता है कि हम इस आरक्षण को क्योंकि जिस दिन हमारे समाज के सब लोग विकसित हो जाएंगे, सबके पास साधन होंगे, चाहे वो सवर्ण हो या अवर्ण हो, कोई भी हो, तब हम इस तरह की बातें कर पाएंगे। लेकिन अभी हमें
मुझे लगता है कि ये सही वक्त नहीं आया। एक और कारण ये कि हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है। अ, कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि हम चीन को पीछे छोड़ेंगे। आप एक बात देखिए कि जब सन 1900 में पूरी दुनिया की जितनी आबादी थी, पूरी दुनिया की, उतनी आबादी अकेले भारत की। मतलब लगभग 125 साल में हमने पूरी दुनिया की आबादी को समेट लिया। और जब आबादी बढ़ी तो हमारे पास बहुत अच्छे दिमाग आए, बहुत अच्छे हाथ आए काम करने वाले। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पास संसाधन सीमित हो गए। अब आप देखिए अमेरिका में हमसे 1/3 उनके पास आबादी है, लगभग 1/3, आंकड़े पे मैं नहीं जा रहा हूँ, और हमसे 3 गुना ज्यादा उनके पास जमीन है, संसाधन है। मतलब उनके और हमारे संसाधनों में 9 गुना का अंतर। तो जिसके पास, जिस एक किसान, हमारे पास एक किसान के पास मान लीजिए 10 एकड़ जमीन है तो उसके पास 90 एकड़ जमीन है औसतन। यही बात है। जब वो जमीन होगी आपके पास ज्यादा तो आपके पास खनिज संपदा होगी, प्राकृतिक संसाधन होंगे। हमारे देश में तो जो प्राकृतिक संसाधन है पर वो भी सीमित है क्योंकि हमारी भूमि सीमित है। लेकिन हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, तो हम अपने लोगों को अगर स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दें, हर एक को कुछ न कुछ ऐसा सिखाएं कि वो अपनी दाल रोटी अच्छे से कमा पाएं, तो धीरे धीरे करके हम क्या समाज को उस स्थिति में नहीं ले आएंगे जहां हम जाति की बात ना करें, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करें। एक विचित्र बात यह कि जो व्यक्ति 100 लोगों का पेट भर सकता है इस देश में, वो 1 या 2 बच्चे पैदा कर रहा है। जी। और जो व्यक्ति 2 लोगों का पेट नहीं भर सकता वो 10 बच्चे पैदा कर रहा है। नतीजा ये कि देश की सरकार को 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है मुफ्त में। अब एक और समस्या कि अगर भारत सरकार कहे कि हम इनको मुफ्त में राशन नहीं देंगे तो यही सारे लोग और पूरी दुनिया कहेगी कि भारत में इतनी भूखमरी बढ़ गई। आखिर एक भारत में लोकतंत्र है, सरकार का पहला काम है कि हम ये देखें कि लोगों का जीवन चलता रहे। आप वो दिन याद करिए जब एक 1965 के आसपास का दौर, जब भारत में अनाज की कमी थी, पेट्रोल कमी नहीं था। हमने तो वो दिन देखे मनीषा जी कि आप जाते हैं पेट्रोल पंप पे तो लिखा होता पेट्रोल पंप नहीं, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल पंप बंद है। आप राशन की दुकान पे आते तो बोलता राशन अगले हफ्ते आएगा। शक्कर नहीं है, कभी कल्पना की थी। आज हमें कम से कम इन सब समस्याओं से नहीं जूझना पड़ रहा। एक और बात, मैं बहुत आशान्वित इसलिए हूं कि हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और हम बहुत अच्छी दुनिया में हैं। हम उस दुनिया में हैं जहां हम इंसान तो क्या, पशुओं के अधिकारों की भी बात कर रहे हैं दुनिया में। और भारत दुनिया का वो देश है जहां महिलाओं को आजादी के पहले दिन से बराबर अधिकार मिले। आप कल्पना कीजिए, क्या अमेरिका में कब मिले महिलाओं को अधिकार, ब्रिटेन में कब मिले महिलाओं का वोटिंग अधिकार। यहां जिस दिन भारत आजाद हुआ उस दिन से सबको वोट देने का अधिकार मिला, चाहे महिला हो पुरुष हो। ये छोटी बात नहीं। मतलब जो देश पीछे है वो उसने इतने बड़े क्रांतिकारी काम किए। और भारत के लोगों की बुद्धि की तो कोई कल्पना नहीं है, पूरी दुनिया में हमारी बुद्धि का लोहा मानते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग, सब लोग नहीं कहूंगा, कुछ राजनीतिक दल, उन्हें ये लगता है कि हम जाति की बात करेंगे तो हमारा भला है। वहां वो देश के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और अपने समाज के साथ और प्रदेश के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं। जाति का जिक्र क्यों होना चाहिए? चुनाव घोषणा पत्र में जाति का घोषणा क्यों होनी चाहिए? और जातिगत जनगणना, अगर जातिगत जनगणना हो रही है तो गलत इसलिए है वो कि उसका इरादा ठीक नहीं। जातिगत जनगणना ये होती कि हमें जानना है कि भाई कितनी जातियों के लोग हैं, देश की विविधता क्या है, लोग किस तरह जी रहे हैं, तो ठीक बात। और धीरे धीरे आप देखिए जब हम आजाद हुए थे उसके बाद धीरे धीरे जाति खत्म हो रही थी, लोग जाति भूल रहे थे और धीरे धीरे जातियां, लेकिन जब से ये सरकारी जाति आरक्षण और ओबीसी आयोग और एसटी आयोग और मंडल आयोग और आरक्षण की मांगे होने लगी तो लोग बढ़ चढ़कर अपनी जाति बताने लगे और अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवाने लगे कि अपनी जाति का नाम। तो ये हम एक और बात, मेरे कहने का मतलब ये कहते नहीं, जैसे हमें देशवासी होने पे गर्व है, ये हमारा राष्ट्रीय गौरव है, लेकिन ये हमारा उप गौरव है कि हम अपनी जाति पे गर्व करें, अपने समाज पे गर्व करें, अपने शहर पे गर्व करें। ये बुरी बात नहीं है अगर मैं कहूँ कि मैं इंदौर में हूँ और इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, मुझे इसमें फक्र है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेंगलोर को या देहरादून को या चंडीगढ़ को खराब बता दूं। ये मेरा अपना शहर का बोध है, मेरे भीतर की जाति का बोध है कि मैं भाई अगर एक्स जाति का और मुझे इस पे फक्र है तो है, लेकिन मूलतः मैं भारतीय हूँ। तो अगर जातीय बोध भारतीयता के बोध से आगे जाता है, एक बहुत ही महीन रेखा है, ये रेखा अगर इस रेखा के इधर अगर आप चल रहे तो सही है, और रेखा के इधर गए तो गलत है। दूसरी बात यह है कि भारत ने जो तरक्की की है वो कल्पनातीत है। लोग इस बात से कहते हैं कि ठीक है, हम बहुत सी मामलों में हम तरक्की नहीं कर पाया, कुछ देश हमसे ज्यादा आगे निकल गए, उनकी स्थितियां रही, कई देशों में लोकतंत्र नहीं था, कई लोगों में प्रकृति उनके साथ थी। अब कई देशों में तेल था, कई देशों में खनिज भंडार था, और केवल तेल के कारण, खनिज भंडार के कारण वो देश महान हो गए। हमारे पास सीमित संसाधन है, अब विशाल आबादी है, और बेहतरीन इरादे हैं, और ईमानदार लोग हैं, और सबसे भले लोग हैं हमारे देश के। मैं ये नहीं कहता दुनिया के लोग बुरे हैं, लेकिन हमारे देश के लोग, आप कल्पना कीजिए कि आप अपने पड़ोसी की चिंता करते हैं, अपने गुरु की चिंता करते हैं, अपने पितरों की चिंता करते हैं। सही गलत मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारी भावनाएं बहुत पवित्र हैं और इनका सम्मान किया जाना चाहिए, और पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है, ये बात कहनी चाहिए। तो ये बात हुई जातिगत जनगणना को लेके। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में यदि बढ़ना है तो हम सबको मिलकर बढ़ना होगा। इसको लेके आपके क्या विचार है, हमें लिखिएगा जरूर। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो भी, नहीं है तो भी। मुझे लगता है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी जो जर्नलिज्म की यात्रा है, डेफिनेटली कई बार ऐसे मौके आए होंगे कि आपको लगा होगा कि ये क्या मैंने कर दिया, या कभी आपको लगा होगा कि ये क्या मैंने कर दिया। वो जो दोनों चीज़ें हैं कि कहीं हम ब्लंडर करते हैं और उससे सीखते हैं, और कहीं हम बहुत अच्छा करते हैं और उससे फिर सीखते हैं। तो ऐसा कुछ जो आपको लगता है कि सब तक जाना चाहिए और उससे हमारे जो नए युवा साथी हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे? एक तो बात है कि मैं जहां रहा, जहां भी गया, मेरे पीछे कोई जरिया नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, तो बिना गॉडफादर के मैंने अपनी पत्रकारिता की यात्रा पूरी की। मुझे कहीं भी जातिगत मामले में, जाति के नाम पर मुझे कभी अपमानित नहीं किया गया या अपमानित नहीं होना पड़ा। किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, और उसका मुझे कोई डिसएडवांटेज या एडवांटेज नहीं मिला। और मैं जैसे मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में, महू में का रहने वाला हूँ। मैं इंदौर आया, नई दुनिया में मुझे नौकरी मिली। पत्रकारिता में मेरे खानदान का कोई व्यक्ति नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया की धर्मयुग पत्रिका में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं पहली बार मुंबई गया वहाँ इंटरव्यू देने के लिए, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू देने के लिए, और डॉक्टर धर्मवीर भारती ने मेरा चयन किया। और मज़ेदार बात यह, अभी मैंने राजीव शुक्ला के बारे में लिखा था, एक पोस्ट लोगों ने मज़े लिए, कि धर्मयुग के उस उप संपादक बनने के लिए मैं गया था, कई सारे लोग थे और उसमें राजीव शुक्ला भी थे, और हम 3 लोगों का चयन हुआ, उसमें मेरा चयन हुआ, राजीव शुक्ला का चयन नहीं हुआ। तो राजीव शुक्ला और हम बाहर एक कैपिटोल रेस्टोरेंट है सिनेमा घर के पास में, उसके कैफे में बैठ के 3 घंटे बातचीत करते रहे। उसने कहा, राजीव ने कहा कि तुम्हारा हो गया, मेरा नहीं हुआ। और लेकिन ये पत्रकारिता की खूबी देखिए कि धर्मयुग में सिलेक्शन नहीं होने के बाद भी राजीव शुक्ला ने जनसत्ता में काम किया, रविवार में काम किया, राज्यसभा के सदस्य बने, कांग्रेस के नेता बने, मंत्री बने। उनकी शादी एक प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार की बेटी से हुई, अनुराधा प्रसाद से, और जो खुद भी एक न्यूज़ चैनल के मालिक हैं। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता में कामयाबी या नाकामयाबी, और जिंदगी में भी मैंने शिक्षा की, कामयाबी या नाकामयाबी कोई मायने नहीं रखती। एक जगह आप कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर राजीव शुक्ला की तरह मेरा चयन नहीं हुआ होता तो हो सकता है कि मैं कोई राज्यसभा का सदस्य नहीं बन जाता। तो पत्रकारिता की एक अच्छी बात है कि यहाँ आपकी प्रतिभा के आधार पर आप सब कुछ कर सकते हैं। और अब जो पत्रकारिता में क्रांतिकारी बदलाव, सोशल मीडिया, हमने जब पत्रकारिता शुरू की थी तब तो टेलीफोन, मतलब मोबाइल तो था ही नहीं, टेलीफोन और इंटरनेट। टेलीफोन एक बड़ी उपलब्धि थी, अगर आपके यहाँ लैंडलाइन फोन है तो बड़ी उपलब्धि थी। इंटरनेट था नहीं, चैनल के नाम पे केवल दूरदर्शन था, आकाशवाणी
रेडियो के नाम पर केवल आकाशवाणी था, ये सब चीजें थी। अब जो विस्फोट हुआ है, सूचना का विस्फोट हुआ है, ये खुशी देता है। आज तो किसी के पास एक साधारण मोबाइल है तो वो भी वो काम कर सकता है जो पहले 5 करोड़ रुपए की ओबी वैन करती थी। जब हम चैनल में गए तो हमारे पास एक ओबी वैन थी और हम ओबी वैन से लाइव टेलीकास्ट कर सकते थे, तो हमें बड़ा गर्व महसूस था कि अरे हमारे पास ओबी वैन है। और वो वैन हम खड़ी करते थे कहीं चौराहे पे तो भीड़ इकट्ठी हो जाती थी कि क्या बात हो रही। और आज आप 5,000 या 10,000 के मोबाइल से वो काम कर सकते हो, तो कितना क्रांतिकारी बदलाव है। तो ये है। इसमें एक और चिंता की बात है कि हर व्यक्ति आज पत्रकार है। हाँ। और इसके बहुत सारे मैं इसके सकारात्मक प्रभाव देखता हूँ। जैसे हम इंदौर की बात करें, इंदौर में एक है फ्री ब्लड कॉल सेंटर, अशोक नायक नाम के एक सज्जन, वो कोई आईआईएम में पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ब्लड कॉल सेंटर बनाया कि अगर किसी व्यक्ति को खून की कमी हो, मरीज है कोई रिश्तेदार और खून चाहिए, तो आप हमें संदेश करिए, कॉल करिए, हम वहाँ पे आपके लिए ब्लड का अरेंजमेंट करवा दें। और उसने पूरे देश में ये व्यवस्था कर रखी और लगभग 5 लाख लोगों को ब्लड डोनेट करा चुके हैं अब तक। तो ये कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात है, अभी देखिए कि सुनामी आई, मछुआरे समंदर में जा रहे हैं, उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज दिया गया कि वापस लौट आइए, सुनामी आ रही है, तूफान आने वाला है, आप आ जाइए। मौसम की सूचना आई, बता दिया कि मौसम। तो हम सूचना क्रांति से जो फायदे उठाने चाहिए, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए और उसका दुरुपयोग से बचना चाहिए। जैसे अभी कल की खबर है, नोएडा की एक पत्रकार थी नाजिया, और एक अमर उजाला डिजिटल के पत्रकार थे, दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि वो एक ब्लैकमेलिंग का रैकेट चलाते थे। और ब्लैकमेलिंग का रैकेट ऐसा था कि वो रैकेट इतने उच्च स्तर पर पहुंच गया था कि जो 3 एफआईआर उनके खिलाफ की गई, तो एफआईआर में कहा गया कि उस महिला पत्रकार ने, जो एंकर थी, ब्लैकमेल के रूप में 65 करोड़ रुपए मांगे। 1-2 लाख या 5-10 हजार नहीं, 65 करोड़। उसने शुरुआत 5 करोड़ से की थी और वो बढ़ती गई। सामने वाले ने फोन टैप किए और पुलिस को दिए, पुलिस ने गिरफ्तार किया, 2 हफ्ते के लिए अभी न्यायिक हिरासत में जेल। तो ये बात तो हमें पता, ऐसे बहुत सारे केस होंगे, लेकिन ये बात हम कह सकते हैं कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, एफआईआर हुई है, हम ये कह रहे हैं। वो जिम्मेदार हैं, ब्लैकमेलर हैं या नहीं, ये हम नहीं कहते, लेकिन उस स्थिति तक पहुंचे, ये बहुत बड़ी। एक और बात मनीषा जी, मैं खुशकिस्मत रहा कि मुझे देश के सबसे बेहतरीन ग्रुप्स में काम करने का मौका मिला। तो आपके जो मेन सीनियर या संपादक रहे होंगे, हाँ, उनके बारे में कुछ एक अच्छी बात बताएं, इन लोगों तक पहुंचना चाहिए, इतने बड़े बड़े नाम। हाँ, देखिए, मैंने नई दुनिया में काम किया। नई दुनिया में हमारे संपादक थे राजेंद्र माथुर, अभय छजलानी, राहुल। तो इनके बारे में कुछ एक बात ऐसी होनी चाहिए। राहुल बारपुते पत्रकार के अलावा बहुत बड़े संस्कृति कर्मी थे और नाटक, संगीत, कला के बारे में मर्मज्ञ थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है जैसे पारस पत्थर के छूने से लोहा भी सोना होता, तो इतने संपादकों के छूने से मुझे कुछ अकलाई होगी, सब मुझे लगता है। अभय छजलानी, जो अपने आप में पूरी संस्था थे, नई दुनिया को इस ऊंचाई तक ले जाने वाले थे। राजेंद्र माथुर इंदौर के बाद फिर नवभारत टाइम्स के संपादक बने, प्रेस आयोग के सदस्य बने, और वो जो लिखते थे वो थे मूलतः अंग्रेजी के प्रोफेसर। अच्छा। और नई दुनिया के संपादक बने। फिर वो उनके कुछ लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे, गिरिलाल जैन ने उनके लेख छापे, और वो जब लेख छपे तो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने उन्हें बुलाया कि आप हमारे अखबार के संपादक बने। बहुत दिग्गज संपादक थे वो, पारस स्पर्श उनमें था। धर्मयुग में धर्मवीर भारती संपादक थे जिनके साथ मैंने काम किया। बहुत बड़े साहित्यकार थे जिनकी कहानियां आज भी जीवंत है। गुनाहों का देवता जैसे उपन्यास अभी भी। नवभारत टाइम्स में विद्यानिवास मिश्र हमारे संपादक रहे, जो राज्यसभा के सदस्य रहे। ललित निबंध लिखने में उनकी जोड़ का आज तक कोई ललित निबंधकार पैदा नहीं हुआ। और ये सब लोग पत्रकारिता के अलावा अपने कामों में बहुत होशियार थे। नवभारत टाइम्स में विश्वनाथ सचदेव हमारे साथ थे और वो सादगी से रहते थे। अच्छा, मजेदार बात है, मैं मुंबई गया धर्मयुग में, धर्मवीर भारती हमारे संपादक थे, तो हमने कहा कि भारती जी कहाँ रहते हैं, पता चला कि बांद्रा में रहते हैं। तो पता चला कि भारती जी 5:10 की
5 बजे ऑफिस की छुट्टी होती थी, 5:10 पे वीटी से लेके बांद्रा वाली लोकल ट्रेन में जाता। तो मैं आसमान से जमीन पे गिरा कर, इतना बड़ा संपादक लोकल ट्रेन में यात्रा करता। लेकिन दिखावे से दूर थे, ये बात मुझे कहते हुए अच्छा लगता है। और भारती जी थे तो कई बड़े बड़े साहित्यकार, फिल्म अभिनेता उनसे मिलने आते रहते थे, तो हम भी उनको देख लेते थे। हमसे तो कोई मिलता नहीं था कि अमिताभ बच्चन कभी आए हैं, कभी कोई दूसरे कलाकार आए हैं, तो अच्छा लगता था। और आपने प्रभाष जोशी जी के साथ प्रभाष जोशी जी जनसत्ता के संपादक थे, उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन उनसे संपर्क में रहा नियमित रूप से। उन्होंने मुझे जनसत्ता में बुलाया था मुंबई में, जब जनसत्ता शुरू हुआ था, कि तुम आ जाओ, इंदौर के हो। वो मालवी में बात करते थे कि नाना आइजा, तू अच्छा काम करेगा। पर जो सैलरी के कुछ इशू थे, तो मुझे लगा कि अब इंदौर छोड़ के मुंबई गए हैं। तो मैं खुशकिस्मत रहा कि बहुत देश के नामचीन ग्रुप्स के साथ काम किया। फिर वेब दुनिया शुरू हुआ इंदौर में, तो वेब दुनिया जो हिंदी का पहला न्यूज़ पोर्टल था, हिंदी का पोर्टल था, उसमें काम किया। और मज़ेदार बात यह है कि तब यूनिकोड नहीं था, इंटरनेट की स्पीड इतनी कम थी कि एक फ़ोटो अपलोड करने में 2-2 घंटे लग जाते थे। बिजली भी गुल हो जाती थी, पता चले कि 24 में से 8 घंटे बिजली गुल है, 10 घंटे। उस दौर में हमने काम किया, तो बहुत। आजकल तो बच्चों को ये सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि एक फोटो डाउनलोड करने में 2 घंटे लगते थे, आप कह रहे। हाँ, और इस तरह के, अच्छा, कई लोग हंसते भी थे जब मैं वेब दुनिया का संपादक बना। लोग हंसते थे कि ये पत्रकार थे, अखबार में संपादक थे, और ये जाके कंप्यूटर ऑपरेटर बन गए। तो उन्हें बताना पड़ता था। और मज़ेदार बात है कि उस वक्त एक कलेक्टर महोदय आए इंदौर, तो एक दिन, नाम उनका बताना ठीक नहीं है, उनका फ़ोन आया वेब दुनिया में कि आप हैं क्या? मैंने कहा। बोले मैं आना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे वेब दुनिया में काम करते हो। तब हमारे वेब दुनिया का ऑफिस पलासिया में था, तो वो आए और उन्होंने हमारा काम देखा। मैंने कहा आपको ये काम आपका काम अलग है, हमारा काम अलग है, क्यों जानना चाहते हैं? बोले मैं ये देखना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को कलेक्टर से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है वो क्या काम करता है। तो ये भी अच्छी बात रही। और टेलीविज़न में जब हम गए, ये मेरे पिछले पत्रकारिता के पुण्य थे कि बिना किसी जान पहचान के, बिना अनुभव के, मुझे सहारा टीवी में ब्यूरो चीफ बनने का मौका मिला। और बड़े अच्छे अनुभव वहाँ हुए टेलीविज़न की दुनिया में। आज जो टेलीविज़न में खबरें, अपुष्ट खबरें आती हैं, एक छोटा सा उदाहरण दूँ। 2003 में विधानसभा के चुनाव थे और उमा भारती को बीजेपी ने प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था। और उमा भारती 6 महीने तक एक हेलीकॉप्टर लेके पूरे प्रदेश में दौरे कर रही थी। हेलीकॉप्टर में जाने के 2 फायदे थे, समय बचता, और दूसरा हेलीकॉप्टर देखने के लिए भीड़ आ जाती, तो पार्टी का प्रचार होता। मनावर में उमा भारती की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आम सभा थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो मैं वहाँ गया, अपनी ओबी वैन लेके, कैमरा टीम लेके वहाँ गया। 5 बजे उमा भारती जी की मीटिंग शुरू होनी थी। 5:30 बज गए, उमा जी का हेलीकॉप्टर आया ही नहीं। सारी लोग देख रहे हैं आकाश में कि कब उतरेगा हेलीकॉप्टर, कब उतरेगा, कब उतरेगा। 6 बज गए, 6:15 बज गए, अंधेरा हो गया। अंधेरे में हेलीकॉप्टर को उतरने की छूट नहीं। अफवाह उड़ी कि साहब हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। मैंने अपने ऑफिस में फ़ोन लगाया, एडिटर को फ़ोन लगाया कि भाई 5 बजे उतरने वाला हेलीकॉप्टर, वहाँ से तो 4:30 बजे उड़ गया, और 4:30 बजे उड़ा, 20 मिनट की उड़ान थी, यहाँ पे 5 बजे तक उतर जाना था, लेकिन नहीं उतरा। तो लगता है यहाँ पे चर्चा है कि हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया, और हेलीकॉप्टर की कोई लोकेशन, कलेक्टर से बात की, उन्हें पता नहीं, एसपी को पता नहीं, कहाँ है हेलीकॉप्टर पता नहीं। तो मैंने कहा कि मैं एक P2C देना चाहता हूँ, लाइव देना चाहता हूँ कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। तो मेरे संपादक ने मुझे कहा कि क्या तुमने हेलीकॉप्टर को गिरते हुए अपनी आंखों से देखा है? मैंने कहा नहीं देखा। क्या तुम्हारे कैमरामैन ने रिकॉर्ड किया हेलीकॉप्टर गिर रहा है या दुर्घटनाग्रस्त हुआ? मैंने कहा नहीं हुआ। मैंने कहा कलेक्टर बता नहीं पा रहे हैं, एसपी बता नहीं पा रहे हैं, लोग कह रहे। बोले लोगों का कहना खबर नहीं होती। पत्रकार हो, खबर वो है जो आप अपनी आंखों से देखो। दूसरे की आंखों से देखी हुई खबर खबर नहीं। अपनी आंखों से देखो तो भरोसा करो कि हाँ ऐसा हुआ है, वरना मत बोलो कि खबर हुई। तो ये एक बहुत बड़ी शिक्षा थी जो मेरे बाकी के जीवन में बहुत काम है कि अगर अपनी आंखों से कोई खबर देखी है दुर्घटना, तो उस पर भरोसा करो।
बाकी करने की जरूरत नहीं है। लोगों के कहने पे मत जाओ। यदि मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसा मोड़ आपके जीवन में जब आपका लगा होगा कि ये टर्निंग पॉइंट है या एक बड़ी लर्निंग है या ऐसा कुछ हम सबकी ज़िंदगी में होता है, तो क्या आपके ज़िंदगी में भी ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया? या आपको कब पता चला कि आपको जर्नलिज़्म करना है या बस जो सामने आता गया वो करते गए? मनीषा जी, मैं पहले सरकारी नौकरी में गया था। मैंने एमकॉम किया था और सरकारी नौकरी की भर्तियां हुई थी। 20,000 परीक्षार्थी थे, मैं उसमें 5वें नंबर पे था, तो मेरी नौकरी सरकारी लगी। लेकिन मैंने देखा कि जब मैं आदिवासी इलाकों में दौरे पे जाता था, धार में, झाबुआ में, तो मुझे लगता था कि इतना अन्याय है समाज में और इतनी अशिक्षा है। उस जमाने में एक एक आदिवासी महिला को कोई बीमारी हुई, छूत की बीमारी थी, तो आदिवासी समाज के उसके परिवार के लोगों ने जाके उसे एक गड्ढा खोद के जीवित दफना दिया। मैं उस घटना से उद्वेलित हो गया कि ऐसा कोई कैसे कर सकता। कब की बात है ये? ये है 1980 के आसपास की। उसे जीवित दफना दिया? जीवित दफना दिया महिला को। तो मैंने वो उस पर एक बड़ा पत्र संपादक के नाम लिख के राजेंद्र माथुर जी को भेजा, तो उन्होंने उसे उस खबर को एक लेख के रूप में प्रकाशित किया। बड़ा पत्र था और मुझे कहा कि इंदौर कभी आओ तो मुझसे मिलने आना। तो मैं इंदौर उनसे मिलने आया, तो उन्होंने कहा कि तुम पत्रकारिता करो, तुम सरकारी नौकरी के लिए बने हुए नहीं हो। और जब मैंने सरकारी नौकरी छोड़ के पत्रकारिता में आया तो मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि सरकारी नौकरी है भाई और ये प्राइवेट नौकरी है, मत जाओ। पर मुझ पे जुनून था और मैं केवल 250 रुपये महीने की नौकरी पे नई दुनिया में ट्रेनी पत्रकार के रूप में भर्ती हुआ। 6 महीने तक मेरी तनख्वाह 250 रुपये थी। सरकारी नौकरी छोड़ के, जो कि परमानेंट थी जिंदगी भर के उसकी लिए। तनख्वाह उससे लगभग 3 गुना थी उस जमाने में। तनख्वाह भी 3 गुना थी और परमानेंसी भी थी ना? परमानेंसी भी थी। फिर दूसरा मोड़ आया जब मैं नई दुनिया छोड़ के धर्मयुग में गया। तब सबसे पहले मुझे मेरे बड़े भाई ने कहा कि मुंबई शहर बहुत महंगा है, वहाँ अपना कोई भी नहीं है, तुम अकेले कैसे रहोगे, वहाँ दुबलियाँ बहुत है, खर्चा बहुत है, तो तुम्हें जो ज़्यादा तनख्वाह दिख रही है उसका कोई मायने नहीं। फिर मैंने राजेंद्र माथुर की शरण ली। मैंने कहा साहब बताइए क्या करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ? तो उन्होंने कहा कि जाओ। एक लाइन जो उन्होंने कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी और वो मेरे जीवन का एक लक्ष्य भी, बोध लाइन भी है। जहां तक दिखाई दे वहां तक जाओ, वहां जाओगे तो आगे का दिखाई दे। क्या बात है। कई बार देखिए बड़ी मुश्किल होती है, आपको लगता है कि जिंदगी का मकसद क्या है, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ सोचा नहीं है। कितनी खूबसूरत बात यदि आप नोट कर लें कि जहां तक का दिखाई दे रहा है वहां तक जाइए, जैसे ही वहां पहुंचेंगे आगे का फिर दिखाई देने लगेगा। अभी कई सालों से आप फिल्मों पर भी लिखते हैं, समीक्षाएं लिखते हैं, तो 5 ऐसी फिल्में जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया हुआ, आपको लगता हो कि पिक्चरें ऐसी बननी चाहिए? अब फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं। मैं 30 साल से मैं मुंबई में था, तब से मैं हर शुक्रवार को बिला नागा पहले दिन पहला शो देखता था, अभी भी देखता हूँ। और लोग हंसते हैं जब मैं शुक्रवार को सुबह नहा धो के निकलता हूँ घर से, तो मेरे बच्चे बोलते हैं कि पापा क्या मंदिर जा रहे हो? तो मैं फिल्म देखता हूँ। तो आप 30 साल से हर शुक्रवार पहला शो? पहले दिन पहला शो। पहले फिल्म गुरुवार को लगती थी, अब शुक्रवार को देखता हूँ। और कई लोग बोलते हैं कि तुम फिल्म झेल कैसे लेते हो? तो मैंने कहा मैं एक आम आदमी के रूप में जाता हूँ, मैं सब भूल जाता हूँ कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मैं उस हॉल में बैठकर 2 आनंद लेता हूँ। एक तो फिल्म का मजा लेता हूँ, दूसरा वहां बैठे लोगों को मजा लेता हूँ कि लोग आए, लोग क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि वो फिल्में, एक और बात है, अभी हमारी हिंदी फिल्मों का, भारतीय फिल्मों का तो ही, हिंदी फिल्मों का एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है। उस सॉफ्ट पावर को भारत ने भुनाया नहीं। अमेरिका ने हॉलीवुड के सॉफ्ट पावर को भुना दिया। हमारी ये फिल्में, हिंदी फिल्में, पूरी दुनिया में हिंदी का प्रचार करती हैं, भारतीयता का प्रचार करती हैं, हमारे रीति रिवाजों का प्रचार करती हैं। और कितना बड़ा पावर है, और हमारी सरकार से बिल्कुल समर्थन नहीं देती, और ये अपने आप होने वाला समर्थन। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात है। फिल्में तो हमारी बहुत, मतलब मुझे लगता है 5 फिल्में तो बहुत कम होंगी, लेकिन इतनी फिल्में हमारे यहाँ बनी हैं, और एक से बढ़ के एक। तो 5 ही बता दीजिए कि उसमें क्या खास था और वैसी फिल्में क्यों बनना चाहिए? गाइड,
गाइड। देवानंद थे। फिल्म के एक एक गाने की एक लाइन में पूरी जिंदगी की फिलॉसफी। जैसे वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, छोटी सी लाइनें पर बड़ी एक बात। लाइन में पूरी जिंदगी की फिलॉसफी। वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, मतलब दम ले ले घड़ी भर। ये छैया पाएगा। आप जहां भी हैं, आप कहीं भी जाइए, आप अमेरिका जाइए, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाइए, दूसरे लोक में जाइए, जो कुछ वक्त फिल्म, एक और जबरदस्त फिल्म। फिल्म की कहानी यह है कि उसकी भी देखिए कहानी इतनी जबरदस्त, और वैसी कोई फिल्म अब तक बनी नहीं। उसके एक गाने की लाइन है, और मजेदार बात है कि वो गाना एक कैमरे पे फिल्माया गया। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल। अब देखिए कितनी बड़ी फिलॉसफी, एक लाइन में पूरी पूरी जिंदगी का फलसफा बता देगी क्या है। कल क्या होगा, कल के आधे घंटे बाद क्या होगा, हमें पता नहीं, लेकिन हमें चिंता पूरे जहान की। और ये इतनी सी एक बात समझाने के लिए बड़े बड़े ट्रेनिंग सेशंस करने पड़ते हैं। हाँ। और लोगों को फिर भी समझ में नहीं आती। या तो आज जो मैं परेशानियों से दो चार लोगों के साथ काम करती हूँ, वो दो ही मसले होते हैं। एक, या तो पास में जो है उससे अभी तक दो चार हो रहे हैं, उसी को लेके बैठे हैं, या फिर आगे क्या होगा उसकी चिंता में बिल्कुल गले जा रहे हैं। अब एटनबरो की गांधी, मतलब एक ऐसी फिल्म आई जिसने ऑस्कर जीते, वो अलग बात है, लेकिन उसने गांधी को जितना पहुंचाया दुनिया, एक फिल्म ने वो काम किया है जो हमारे कई कई अखबार, पत्रिकाएं, किताबें नहीं कर पाए। तो कितनी पावरफुल चीज, अछूत कन्या। मतलब आप देखिए फिल्मों का सामाजिक परिदृश्य देखिए कि समाज में जाति पात है, उसके बारे में फिल्म बन गई। एक कमर्शियल फिल्म जो फ्लॉप हो गई, ट्यूबलाइट। मतलब आप देखिए, अगर आपकी आस्था है किसी चीज में, अगर मैं इस चीज को, पत्थर को भगवान मानता हूं, तो वो हो जाता है। ये भी फिलॉसफी। आप ओशो को पढ़ लें, आप कृष्णमूर्ति को पढ़ लें, आप दुनिया के तमाम विचारकों को पढ़ लें, बात तो वही। तो फिल्में हमारा इतना पावरफुल मीडिया है। और आप देखिए भारत को रूस के करीब लाने वाली फिल्में हैं, भारत को ईरान के करीब ले जाने वाली फिल्में हैं, अफगानिस्तान के करीब ले जाने फिल्में हैं। पाकिस्तान और भारत, हम तो एक ही थे पहले, और बांग्लादेश, इसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया में हमारा इतना बड़ा सॉफ्ट पावर। आप देखिए कि हमारी फिल्में, हमारे कलाकार जाते हैं दुनिया में तो भीड़ हो जाती है, बड़ी भारी भीड़ होती है। माइकल जैक्सन इंडिया आते तो हमारे कलाकारों से मिलते हैं। पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है। दुनिया के सबसे बड़े धनी फिल्मी कलाकार हमारे शाहरुख खान। आप कल्पना कीजिए कि दुनिया में, जहां हॉलीवुड में एक फिल्म में काम करने का लोगों को 2-2 हज़ार करोड़ मिलता है, तो हमारी फिल्मों का पावर हमने कम आका। एक तो हमने फिल्मी दुनिया को बहुत हंसी मजाक का साधारण चीजें मानी, लेकिन ये बहुत पावरफुल टूल हो सकता है हमारी ब्रांड इमेज बिल्डिंग, इंडिया को इमेज बिल्डिंग का, और अब हो रहा है दुनिया में, और ये अच्छी बात है। सो आप फिल्में देखते हैं, आपने बहुत सारी फिल्में देखी, क्या आप किताबें भी पढ़ते हैं? हाँ, किताबें पढ़ता हूँ। तो आपने अभी जैसे कहा कि आपने ओशो की बात की, आपने कृष्णमूर्ति की बात की, कोई और 3 नाम और बताइए ताकि हमारे जो साथी हैं वो किताबें ढूंढें और पढ़ें। ये तो आपने बड़ी दुविधा में डाल दिया कि इतने सारे विचारक हैं और लोगों की इतनी सारी धारणाएं हैं, है ना, और इतनी सारी हमारी पूजा पद्धतियां हैं। अब शंकराचार्य ने जो कहा है, जिनके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है अपनी भारत की कहानी में, और रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय। जो भी युवा लोग हैं जिनके पास पढ़ने का समय कम है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो हिंदी में संस्कृति के 4 अध्याय किताब जरूर पढ़ें। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए थे, और इस किताब की भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। और ये किताब की भूमिका ऐसी है कि अगर आप भूमिका पढ़ लें तो आपको लगेगा कि जवाहरलाल नेहरू कोई व्यक्ति थे, अगर वो फिजूल में प्रधानमंत्री बने, अगर वो लेखक होते तो दुनिया में कितना भला होता। और संस्कृति के 4 अध्याय में आप पढ़ पाएंगे कि भारत की, मतलब शंकराचार्य को हम जानते ही नहीं, चारवाक को हम जानते ही नहीं,
हम उन सब लोगों को कहीं तो नेगेटिव रूप में जानते हैं, कहीं पॉजिटिव रूप में जानते हैं। तो ऐसे इतने सारे लोग हमारे यहाँ। और एक बात है कि हमने ब्रांडिंग नहीं किया। रूस वाले आए, अमेरिका वाले आए, ब्रिटेन वाले आए, वो अपने विचार हम पे थोपते रहे और हम अपने वेद पुराण उपनिषद की अनदेखी करते रहे। मैं ये नहीं कहता कि उनकी हर बात सही है, लेकिन आप देखिए कब उन्होंने क्या क्या परिकल्पनाएं की थी। अब जाके आपको अगर जर्मनी में इतने विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जा रही तो हम क्यों नहीं पढ़ाते? हमें लगता है कि ये तो फिजूल चीज। तो ये अब एक चीज हुई है जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, इसमें हमारी चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि दुनिया को अब संस्कृत पढ़ना आसान हो गया, समझना आसान हो गया, ज्योतिष समझना आसान हो गया। तो ये सब चीजों का फायदा हमें हो रहा है। और इसमें एक और बात निकल के आती है कि दुनिया भर में लोग एक दूसरे की भाषाएं सीख रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जान रहे हैं। बाहर के देशों के कई लोग आते हैं हमारे यहाँ ही हमारे कल्चर को देखने। और मेरा ही नहीं, हम सबका ये मानना है कि हमारे देश में जितना ज़्यादा अनेकता में एकता वाली बात जब हम करते हैं, हम ड्रेसेस की बात करें, हम क्यूजिन की बात करें, हम बोलियों की बात करें, हम संस्कारों की बात करें, हम रिचुअल्स की बात करें, प्रथाओं की बात करें, त्योहारों की बात करें, तो हमारे यहाँ जितनी विविधता है, ये एक बड़ी खूबसूरत सा गुलदस्ता है। मनीषा जी, एक जीवन कम है भारत को समझने के लिए। एक जीवन कम है भारत को समझने के लिए। इतना विशाल देश है। ऐसे भारत को प्रेम से, अपनेपन से समझने के बजाय कहाँ हम जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पर लड़ने को तैयार बैठे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी भाई साहब कि हम हमारे देश में जाति को बात करते हैं, क्या दूसरे देशों के पास भी ऐसी कोई जातियों की समस्या है, और अगर है तो वो कैसे उससे बाहर निकले? दूसरे देशों में जाति प्रथा और नस्ल थी, लेकिन वहां पे जाति जाति रही। हमारे यहाँ से जाति जाति नहीं है। हुआ ये कि जैसे यूएस में था, यूएस में अमेरिकी थे, हिस्पैनिक थे, मूल अमेरिकी थे, अल्पसंख्यक थे, बहुत सारे समुदाय थे, और वहाँ नस्ली भेदभाव बहुत था, गोरे कालों की लड़ाई बहुत थी। लेकिन उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समानता लाने की कोशिश की और उन्हें बराबरी के अधिकार दिए। आज आप देखेंगे कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत पति पत्नी या परिवार मिलना आम बात है। भाई बराक ओबामा श्वेत थे, उनकी पत्नी श्वेत, उनकी माँ श्वेत थी। तो ये सब चीजें होती रहती दुनिया में। तो इतना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव वहाँ हुआ। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जो हाल ही में नस्ल भेद से बरी हुआ है, वहाँ एक व्यवस्था उन्होंने लागू की, जिसका नाम है BEE, ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। उन्होंने कोई श्वेत लोगों पे रोक नहीं लगाई है, लेकिन कहा कि उनको एम्पावरमेंट कीजिए, ब्लैक लोगों को जो गुलाम रहे हैं, और उस तरह उनको आगे लाइए। लेकिन वहाँ आरक्षण इस तरह नहीं कि नौकरियों में 30% और फलानी जगह 20%। मलेशिया में एक समुदाय है मलय, उसे भूमिपुत्र कहते हैं, भूमिपुत्र। हाँ, तो भूमिपुत्रों के लिए अलग व्यवस्था है। वे लोग भी बराबरी से तरक्की करते जा रहे हैं। ब्राजील में नस्ली कोटा था, वहाँ विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में कोटा है एडमिशन में कि इतने बच्चे अश्वेत होने चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन इसे नौकरियों में आरक्षण नहीं है। कई देशों में ये व्यवस्था है कि उन्हें सरकारी ठेके मिलने में प्राथमिकता मिलती है, उनके लिए आरक्षित है कि ठेका इनको मिलेगा, भाई ये निर्माण कार्य करेंगे, क्योंकि हर जाति की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो कुछ जातियां जो निर्माण कार्य में आगे होती, तो भाई आप निर्माण के ठेके ले लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में, नाइजीरिया में, कनाडा में, वहाँ भी नस्लें थी, जाति प्रथा थी। उन्होंने शिक्षा से और समानता की कोशिशों से उसे लगभग बराबर किया। इनमें से किसी भी देश में वोट के लिए पार्टियों में इस तरह की भूख नहीं थी कि देश कहीं भी जाए लेकिन हमारा भला हो, हम सत्ता में, ऐसी भूख देखने को नहीं मिली। फिर क्या होता है, जब कोई चीज बीमारी को आप जैसे कहीं आपको फोड़ा हो जाए और आप उसे खुजाने लगते हैं, तो आपको उस फोड़े को खुजाने में मजा आता है। हमारे यहाँ यही हो रहा है। हमने जातिवाद के कोड़े को पनपा लिया और हम उसे खुजाते हैं और खुश होते हैं कि देखिए हमें कितना आराम मिल रहा है, कितना मजा मिल रहा है। जबकि वो अंदर ही अंदर घाव बनता जा रहा है और वो हमारे शरीर को खोखला कर देगा, नासूर बनता जा रहा है।
तो ईश्वर हम नहीं सोचते। देखिए बहुत सारे देशों में भी जाति प्रथा थी और वो वहाँ से जाति प्रथा हो गई है, तो हम भी मिल के कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे यहाँ से भी ये जो जाति प्रथा है ये जाति प्रथा हो जाए, जाती रहे। ये जाती रहे, चली जाए, जहाँ जाना है वहाँ चली जाए, हमारे पास से चली जाए या समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। एक और बात जानना ज़रूरी है जो कि आज के युवाओं के बहुत काम की है। सबको लगता है कि हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, तो आप बताएं कि आपकी हेल्थ का राज क्या है और हमें पता है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ते, तो ऐसा कैसे हुआ जबकि आजकल छोटे छोटे बच्चे और कम उम्र में शुगर और हार्ट के प्रॉब्लम्स और बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। एक तो मैंने जैन धर्म की प्रणाली स्वीकार कर ली, यानी शाम होने के पहले, रात होने के पहले भोजन करना, और शाकाहारी हूँ ही। दूसरी बात यह है कि जल्दी सो जाओ, अधिकतम 10 बजे तक मैं सो जाता हूँ, कोई पार्टी में नहीं जाता, और सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। और ये कितने सालों से कर रहे हैं? करीब 30 साल से। 30 साल से आपकी दिनचर्या ऐसी है? देखिए, जब मैं मुंबई में था तो लोकल ट्रेनों में जब भीड़ इतनी होती थी कि मसाज हो जाती थी धक्का मुक्की में एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी मैं योगासन करता हूँ, योग के सभी आसन, शीर्षासन तक मैं कर लेता हूँ बड़े आराम से, और ध्यान करता हूँ नियमित रूप से, करीब 40 मिनट तक ध्यान मेरा नियमित है। और एक और बात है कि मैं ध्यान की सभी प्रणालियों को अपना चुका हूँ, मतलब सदगुरु की ध्यान प्रणाली भी, श्री श्री रविशंकर की भी, आर्ट ऑफ लिविंग में भी देख चुका हूँ, ओशो की ध्यान प्रणाली, तो सभी ध्यान प्रणालियों का मैं अध्ययन कर चुका हूँ, उन्हें अपना चुका हूँ। और मुझे लगता है कि कमोबेश सभी का लक्ष्य है कि हम कैसे अपने चित्त को शांत रखें, मन को शांत रखें और दुनिया की बुराइयों से दूर रहें। ये बड़ी अद्भुत तो बात है। आपको मीठा खाने से डर लगता है? मीठा खाता हूँ, सभी कुछ खाता हूँ। हाँ, पर अभी डॉक्टर वाला डर नहीं आया? डॉक्टर वाला डर नहीं है। अच्छा, आपको बीपी है? बीपी है, लेकिन सीमा पे है, कंट्रोल में रहता है। कंट्रोल में। आप पिछले कितने सालों से आप कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास एडमिट नहीं हुए? भगवान की कृपा से अभी तक एक दिन भी मुझे अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं। सर्दी जुकाम होता है, खांसी होती है, चिकनगुनिया मुझे भी हुआ, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं हुआ, मलेरिया मुझे भी हुआ है, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं है। और अभी भी इस उम्र में आपकी दिनचर्या क्या है? क्या आप अभी भी उसी तरह से काम कर पाते हैं जैसे आप जब आपका बहुत कामकाजी जीवन था उस तरह से काम करते थे? मैंने एक चीज अभी की है पिछले कुछ दिनों में, जब मैं कोई रेगुलर नौकरी में नहीं हूँ, तो मैंने अपने आप को स्लो डाउन कर लिया। जिस काम को करने में मुझे पहले 1 घंटा लगता था, अब मैं उसको 1.25 घंटे में करता हूँ, क्योंकि समय की मेरे पास कमी नहीं। मसलन मुझे वॉक करने जाना है, तो पहले मैं हड़बड़ी में जाता था कि जाना है, इतने बजे पहुंचना ही है। अब मैं बहुत आराम से तैयार होता हूँ। पहले मुझे तैयार होने में 10 मिनट लगते थे, तो अब 12 मिनट लगते हैं। एक और चीज़ मैंने ज़िंदगी में बनाई है कि अगर मुझे कहीं 1 किलोमीटर से कम जाना है, कोई काम से जाना है कहीं, और दूरी 1 किलोमीटर से कम है, तो मैं कोई वाहन नहीं इस्तेमाल करता, पैदल जाता हूँ। और कोशिश करता हूँ, अगर बहुत तेज़ धूप नहीं हो या बारिश नहीं हो रही हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पैदल जाऊँ। नो टू व्हीलर, नो फोर व्हीलर, नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 1 किलोमीटर तो है, चलो। 15 मिनट की दूरी को मैं दूरी नहीं मानता कि 15 मिनट की दूरी है, चलो। तो आप अमूमन किसी न किसी बहाने रोज पैदल मॉर्निंग वॉक के अलावा भी चल ही लेते हैं? बिल्कुल। तो पैदल चलने की आदत एक सबसे अच्छी आदत है। दूसरी बात, मैंने आजकल ग्लूटेन वाला भोजन बंद कर दिया है। जैसे क्या क्या जैसे बंद कर गेहूं मैंने बंद कर दिया, गेहूं के और की दूसरे रोटी, आटे भी अगर वो बहुत बारीक पिसे हैं तो वो नहीं भी खाते? नहीं खाता। ज्वार, बाजरा, मक्का अलग अलग मौसम में खाता हूँ। सर्दियों में बाजरा, गर्मियों में ज्वार, मक्का किसी भी मौसम में खा सकते हैं। और 2 मील्स अ डे 3 मील्स, या ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर? 3 ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और आमतौर पे डिनर पे मैं किनुआ खाता हूँ, बहुत मामूली, और नाश्ता मेरा सबसे जबरदस्त होता है, भोजन कम, और डिनर बहुत ही कम, मामूली। वो राजा और हाँ, रंक वाली फिलॉसफी बस आप वही है। मानते हैं? दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है,
और मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत संतुष्ट हूँ और मैं अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष जी रहा हूँ और भगवान की दया से मुझे सारे दोस्त अच्छे मिले। मुझे कभी कोर्ट कचहरी के लिए कोर्ट में खड़ा नहीं होना पड़ा, कभी अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़े। भारत में ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। तो अभी खत्म करते करते कुछ रैपिड फायर कर लेते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे जो भी बोलूँगी उसमें एक शब्द में अगर आंसर दे पाएँ या शॉर्ट में दे पाएँ, आप भारत की वर्तमान सरकार को कैसे देखते हैं? अच्छी देखते हैं। और विपक्ष? विपक्ष थोड़ा कमज़ोर है। भारत की जनता? अद्भुत है, बहुत प्रतिभाशाली, लवेबल। और जो लोग जातियों को बनाए रखना चाहते हैं उनके लिए? वो संकीर्ण मानसिकता, संकीर्ण है। देश की आदि शक्ति या दुनिया की आदि शक्ति, पर चूंकि हम हमारे राष्ट्र की बात कर रहे हैं, महिला शक्ति, क्या कहेंगे आप उनसे? क्या आपको लगता है कि और ज्यादा योगदान की जरूरत है उनकी तरफ से? उनसे बहुत महान योगदान मिल रहा है। मुझे लगता है कि और कितने योगदान की अपेक्षा आप उनसे करोगे, पुरुषों से भी कर लो। पुरुषों से क्या आप योगदान की उम्मीद करते हैं? सामाजिक ढांचे में जिस तरह से हम मानते हैं कि महिलाओं को आज भी उतना बराबरी नहीं मिलती है कई जगह जहां मिलना चाहिए, तो इसके लिए पुरुषों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज हमने बात तो जातिगत जनगणना की है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि कॉस्मोस ने या जो भी शक्ति है उसने दो ही जातियां बनाई हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। और हमारे परिप्रेक्ष्य में अगर देखें हमारे समाज में, तो स्त्रियां वहां नहीं है जहां उनको होना चाहिए, और पुरुषों की मदद के बिना संभव ही नहीं है, क्योंकि दो ही तो जाति हैं। तो स्त्रियां भी वहां तक पहुंचे कि वो समाज में और राष्ट्र में बराबरी से अपना योगदान दे पाए, उसके लिए आप पुरुषों को क्या कहेंगे? महिलाओं की राह न रोके। पुरुषों को चाहिए कि महिलाओं की आगे बढ़ने की राह न रोके। जहां वे काम करना चाहती उन्हें पूरा मौका दे। दुनिया में कई देशों में महिलाएं लीड कर रही हैं, हमारे यहाँ भी लीड कर रही हैं, लेकिन सामान्य जीवन में उनका जो योगदान है वो हमारे यहाँ कम है, लेकिन बढ़ रहा है। आशान्वित हूं मैं। एक और बात लगे हाथ बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही परिकल्पना थी महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में। आप कल्पना कीजिए 1947 के पहले कैसा भारत था हमारा। एक आदमी 4 शादियां कर रहा है, एक शादी की दूसरी शादी की पहली पत्नी को भगा दिया, उसको कोई खाने, दूसरी वो पत्नी अपने बच्चों को लेकर सड़क पे पड़ी हुई मजदूरी कर रही। वो परिकल्पना कीजिए, भीमराव अंबेडकर ने कहा कि नहीं, ये चीज होनी चाहिए और हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों की स्थिति नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने उसके बारे में आवाज उठाई। संसद में भी वे बोले, संविधान में व्यवस्था नहीं कर पाए, और प्रकारांतर में हिंदू को अलग अलग कानूनों के जरिए, तलाक बिल, हिंदू, वो सब चीजें हुई जो बाबा साहब आम्बेडकर ने कल्पना की थी। तो बाबा साहब आम्बेडकर का आभार इस देश की जनता, महिलाएं और पुरुष सब कितना भी करें, मतलब वो विजन जो उनमें था उसके कारण हम आज यहाँ तक। तो उनको सलाम करना चाहिए। महिलाओं की बात हो और बाबा साहब आम्बेडकर की बात ना हो तो ये ठीक बात नहीं। इसमें मुझे लगता है सीखने की बात यह है कि हम चेहरों को अपने हिसाब से गढ़ लेते हैं, उनकी तह तक नहीं जाते, गहराई तक नहीं जाते। हमने बाबा साहब अम्बेडकर को जाति के दायरे में डाल दिया, और हम उनको लेके या तो उनकी जाति के हैं इसलिए जिंदाबाद कर रहे हैं, या उनकी जाति के लोगों को अपनी तरफ लाना चाहते हैं इसलिए जिंदाबाद कर रहे हैं, जबकि वो एक बहुत ही अलग व्यक्ति थे और बहुत सारा बड़ा योगदान उनका समाज निर्माण में है। और जब हम उस समाज निर्माण को देखेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारे जो भाई बहन हैं, जिनके लिए हम अभी तथाकथित जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, उनको बिना किसी आरक्षण के, बिना किसी जनगणना के यदि मिलजुल कर शिक्षा के लेवल पे बराबरी पे ले आए, सोच के लेवल पे बराबरी पे ले आए, तो मुझे लगता है कि हम फिर इस जाति प्रथा को जाति प्रथा करने में थोड़ी सी अपनी मदद कर पाएंगे। तो साथियों, आज की बातचीत से ये सीखना ज़रूरी है कि हमें बंटना नहीं है, हमें इकट्ठा होना है और एक समग्र भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत की रचना में अपना योगदान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई साहब कि आपने इतनी सारी बातें की,
और उम्मीद करती हूँ आप सबसे भी यदि कोई सवाल ऐसा है जो आपको हमसे पूछना है तो लिखिएगा ज़रूर। हम आपका सवाल फिर लेके आपके पास जाएंगे और जो जवाब मिलेगा वो आपको मिलेगा ज़रूर। ऐसी ही किसी शानदार बातचीत में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भारत। जय भारत।